हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो आज कंप्यूटर का पहला चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं हम। तो आज हम पढ़ते हैं मेमोरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है, जिसे स्मृति मेमोरी कहते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। मेमोरी में संग्रह के लिए अनेक स्थान लोकेशंस होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित होती है। मेमोरी की क्षमता अथवा मेमोरी का आकार इन स्थानों की संख्या पर निर्भर करता है। मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है, जिसे एड्रेस कहते हैं। मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्य मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं। सेकेंड है ब्राह्म मेमोरी, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका आशय मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी ही होता है। इसे प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी अथवा आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। यह सीपीयू का ही भाग होती है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है तथा प्राथमिक तथ्यों की संगणना प्रोग्राम में लिखित निर्देशों के अनुसार करती है। यह मध्यवर्ती तथा अंतिम दोनों निष्कर्षों को संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। मेमोरी एक अर्धचालक चिप, सेमीकंडक्टर चिप होती है। मुख्य मेमोरी को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है अस्थायी मेमोरी अथवा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा यह वहाँ से आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में संग्रहित डाटा या निर्देश कभी भी एक्सेस किया जा सकता है तथा कभी भी पढ़ा एवं पुनः लिखा जा सकता है। दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटेन टू। रैम में संचित सूचनाओं को हम माइक्रोसेकंड के 10वें हिस्से में पुनः ग्रहण कर सकते हैं। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। कंप्यूटर को बंद, स्विच ऑफ करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है। इसलिए रैम को अस्थायी या अस्थिर, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। दूसरा है अस्थायी मेमोरी अथवा रीड ओनली मेमोरी, रोम। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। यह मेमोरी अस्थायी या स्थिर, नॉन वोलेटाइल होती है, अतः कंप्यूटर को बंद करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर यह नष्ट नहीं होती। इस मेमोरी का उपयोग मूलभूत निर्देशों, बेसिक इंस्ट्रक्शन के संग्रहण के लिए किया जाता है। रोम के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो वह इससे स्वतः ही सूचना ग्रहण कर बूट हो जाता है। रोम का उपयोग स्वचालित मशीनों, खिलौनों आदि में भी होता है। रोम तीन प्रकार के होते हैं। पहला ए है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। दूसरा है बी, ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। सी है ई प्रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जाता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। उसका दूसरा है बाय मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। वो प्राइमरी मेमोरी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में, बाहरी बाय मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी चुंबकीय, मैग्नेटिक अथवा प्रकाशीय, ऑप्टिकल होती है। इसमें संग्रहित डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है तथा कंप्यूटर को बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। इन्हें द्वितीयक संग्रहण युक्तियाँ, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। तो कुछ यूनिट्स ऑफ मेमोरी हैं, मेमोरी की इकाइयाँ।
मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रहित की जाती है। बिट बाइनरी डिजिट से मिलकर बना शब्द है। कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही आधारित है। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल दो ही अंक 0 व 1 होते हैं। एक बिट का मान 0 अथवा 0 ही हो सकता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर यदि निर्गम के रूप में कुछ विभव हो तो उसे 1 तथा विभव कुछ भी न हो तो 0 से निरूपित किया जाता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में 1 का अर्थ पल्स उपस्थित है जबकि 0 का अर्थ पल्स अनुपस्थित है। कंप्यूटर में सभी डाटा 0 अथवा 1 में ही संग्रहित होता है, किंतु मानव द्वारा कंप्यूटर को सारी सूचनाएं 0 अथवा 1 बिट के रूप में देना दुष्कर कार्य है। अतः उपयोगकर्ता कंप्यूटर को समस्त इनपुट अपनी ही भाषा में देता है और कंप्यूटर स्वयं उसे अपनी भाषा में परिवर्तित कर लेता है। उदाहरण के रूप में कीबोर्ड पर जब एक की को दबाया जाता है तो कंप्यूटर की मेमोरी में 100001 अंकित हो जाता है। यद्यपि बीट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है, किंतु अत्यधिक छोटी होने के कारण प्रायः इसका उपयोग मेमोरी के मापन में नहीं किया जाता है। सामान्यतः मेमोरी मापन में बाइट की इकाई का उपयोग किया जाता है। 8 बिट से लेकर 1 बाइट का निर्माण होता है। बिट और बाइट के बीच की एक और इकाई निबल है। एक निबल में 4 बाइनरी अंक होते हैं, अतः यह बाइट की आधी होती है। मेमोरी की विभिन्न इकाइयाँ निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती हैं। पहला है बिट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान 0 अथवा 1 होता है। दूसरा है निबल। 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं, अतः एक निबल में 4 बिट होता है। तीसरा है बाइट। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। सामान्यतः एक कैरेक्टर अंक या अक्षर को 1 बाइट से व्यक्त किया जाता है, अतः 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। चौथा है किलोबाइट। किलोबाइट केबी। तो 1024 बाइट को 1 किलोबाइट कहा जाता है, अतः 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट। पांचवा है मेगाबाइट। 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट कहा जाता है, अतः 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट। छठवां है गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट कहा जाता है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट। सातवां है टेराबाइट। 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहा जाता है, अतः 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर का कार्य 2 भागों में संचालित होता है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मिलकर एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर तंत्र के अंतर्गत जो भी उपकरण, वस्तुएं, प्रोग्राम आदि आते हैं वे सभी या तो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, अतः इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक एवं मूर्त भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा छू भी सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर आदि हार्डवेयर के उदाहरण हैं। इन सभी भागों को हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है। इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं। इन निर्देशों को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इन निर्देशों को समूह को प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है। कोई भी हार्डवेयर तभी कार्य करता है जब उसे उससे संबंधित सॉफ्टवेयर से निर्देश मिलते हैं। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के मध्य की क्रियाओं को संचारित करने के लिए किया जाता है तथा इनका उपयोग किसी कार्य को कंप्यूटराइज करने के लिए भी किया जाता है। इनको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर को अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो कि कंप्यूटर के भौतिक भागों तथा सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा तैयार
किए गए हैं। ये कंप्यूटर तंत्र का एक अत्यावश्यक भाग हैं। यह कंप्यूटर उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य की क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी क्रियान्वित करता है, इसलिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार भी कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य। सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है। दूसरा, यह उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है। तीसरा, इसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयरों के निर्माण के लिए किया जाता है। चौथा, कंप्यूटर स्रोतों जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अग्रलिखित प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा, यूटिलिटी प्रोग्राम। तीसरा, प्रोग्रामिंग भाषाएं। चौथा, भाषा संसाधक। दूसरा ये पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो किसी विशेष तथा निश्चित कार्यों को करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। कार्य के आधार पर इसका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, एडवोकेट आदि को अपनी भिन्न आवश्यकताओं हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। ये पेशेवर व्यक्ति एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रयोग से अपने कार्यों का निष्पादन बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आज बैंकिंग, बीमा फैक्ट्री, अस्पताल, इंजीनियरिंग आदि में इनकी काफ़ी उपयोग होने लगा है। शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार करने, कार्यालयों में वेतन बिल बनाने के लिए भी विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के विशिष्ट कार्य करने की सक्षमता प्रदान करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, पेरोल, रेलवे आरक्षण आदि। ये सभी सॉफ्टवेयर इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की भाषाएं। भाषा का अर्थ होता है अपनी बातों को दूसरों को सही तरीके से समझाने का माध्यम। कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वे यूजर भाषा या कंप्यूटर भाषा कहलाते हैं। कंप्यूटर मशीन जिस भाषा को समझती है उसे बाइनरी या मशीन भाषा कहते हैं। अतः कंप्यूटर से यदि कोई कार्य संपन्न करना है तो मशीन भाषा में सूचनाएं देनी होती हैं। यूजर भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे ट्रांसलेटर कहा जाता है। यह मशीन भाषा को यूजर भाषा में बदलने का कार्य करता है। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। दूसरा संयोजन भाषा या असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज। और तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। तो आइए पढ़ते हैं पहला निम्न स्तरीय या मशीन भाषा लैंग्वेज क्या होता है। मशीन भाषा कंप्यूटर की वह भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है। इसे बाइनरी 0-1 भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा के द्वारा मशीन से सीधे संपर्क होता है, इसलिए इसे मशीन भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा में कार्य करना कठिन होता है क्योंकि 0-1 में कंप्यूटर को बार बार समझाने की प्रक्रिया जटिल होती है। मशीन भाषा में दिए गए निर्देश तीव्र गति से कार्य करते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। दिए गए निर्देश का परिणाम भी मशीन भाषा में आता है। उदाहरण, यदि हम कीबोर्ड से ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर इसे मशीन भाषा में बदलता है। तब इसे एक आकृति की प्राप्ति होती है जो ए होती है। इस प्रक्रिया को कंप्यूटर तीव्रता से करता है। दूसरा संयोजन भाषा या असेंबली भाषा क्या होता है। मशीन भाषा की कमियों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा विकास किया गया। इसमें 0-1 बाइनरी भाषा के स्थान पर सांकेतिक भाषा निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया है, जिसको याद करना सरल था। इस कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में कार्य करना मशीन भाषा की सापेक्ष सरल होता है। इनके प्रोग्राम को पहले मशीन भाषा में बदला जाता था, जिससे इसकी गति मशीन भाषा से कम होती है। संयोजक भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन को हार्डवेयर की जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें 2 प्रोग्राम चलता है। यह मशीन पर आधारित भाषा है, अतः दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, HLT, ADD, CLA, SUB आदि। तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा। असेंबली भाषा की कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया। इसमें कोड के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में अंग्रेजी भाषा के जैसे ही शब्दों का उपयोग होता है, जिसमें प्रोग्राम को समझना एवं लिखना आसान हो गया है। यह मशीन पर आधारित भाषा नहीं होती है, जिससे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। आजकल सामान्यतः इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा में मुख्यतः C,
C++, जावा और सामान्यतः सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं आती हैं। उच्च स्तरीय भाषा में सामान्यतः अंग्रेजी जैसी भाषा का उपयोग होता है, अतः लिखना एवं प्रयोग करना आसान होता है। इसमें कोई विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी तरह के कंप्यूटर पर इसको चला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाषा संसाधक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर भाषा संसाधक के कुछ उदाहरण हैं। तो कंपाइलर क्या होता है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की मशीनी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है तथा विभिन्न त्रुटियों को उनके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम को मेमोरी में होना जरूरी नहीं है। दूसरा है इंटरप्रेटर। वे भाषा प्रोसेसर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं, इंटरप्रेटर कहलाते हैं। किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर वह तत्काल प्रदर्शित कर देता है। इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना आवश्यक है। तीसरा है असेंबलर। यह असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच योजक कड़ी भी होता है। जैसे ही यूजर कंप्यूटर ऑन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है और फिर कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। MS DOS, विंडोज़, लाइनक्स आदि कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य: स्मृति बंधन, मेमोरी मैनेजमेंट। किसी भी प्रोग्राम तथा उससे संबंधित डाटा को मेमोरी में कहाँ रखना है तथा कहाँ से लाना है, इसका निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फाइल प्रबंधन, इसके अंतर्गत फाइल को उसके नाम से संग्रह तथा वापस लाने का कार्य किया जाता है। तीसरा, निवेश निर्गम प्रबंधन, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत कंप्यूटर में डाटा देने अथवा कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए काम आने वाली युक्तियों का प्रबंधन करना आता है। चौथा है यूजर इंटरफेस। यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के साथ संबंध रखता है जिससे उपयोगकर्ता का काम सरल हो जाता है। पांचवा है यूटिलिटीज़। ये प्रोग्राम उपयोगकर्ता को कार्यों की जटिलताओं से दूर करवा देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता: ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। इसके अलावा यह हार्डवेयर्स तथा सॉफ्टवेयर्स के मध्य एक सेतु का कार्य भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर जैसे कि कुंजी पटल, मॉनिटर, CPU आदि के बीच कभी भी संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर प्रयोग करने वाले को इस जहमत से बचाता है कि वह कंप्यूटर के समस्त भागों की जानकारी रखे। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार: सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो एक उपयोगकर्ता का प्रबंधन रखते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे डॉस, विंडोज़। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे लाइनक्स। यूटिलिटी प्रोग्राम ये प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रखरखाव तथा मरम्मत का कार्य करते हैं। उदाहरण डिस्क रिकवरी प्रोग्राम, डाटा बैकअप प्रोग्राम आदि। ये प्रोग्राम समय समय पर कंप्यूटर पर चलकर कंप्यूटर की मेमोरी को गतिशील व अधिक आंकड़े ग्रहण करने लायक बना देते हैं। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा आवश्यक आंकड़ों को बैकअप बनाकर रख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, अतः इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सामान्यतः निम्न कार्यों के लिए लाए जाते हैं। पहला, हार्ड डिस्क को सही कर रखने के लिए स्कैन डिस्क। दूसरा, हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तीसरा, फाइलों को बैकअप लेने व बैकअप को पुनः कंप्यूटर पर डालने के लिए रिस्टोर प्रोग्राम। चौथा, डिस्क पर अधिक आंकड़े भंडारित करने के लिए कंप्रेसिंग प्रोग्राम। पांचवा, कंप्यूटर व वायरस की जांच करने व उसे हटाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम आदि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है
आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना करना है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं को में परिवर्तित कर सकते हैं। कंप्यूटर के उपयोग मौसम संबंधी अनुसंधान, मौसम का पूर्वानुमान, अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान, संचार सूचनाओं का प्रसारण, ई-कॉमर्स, पुस्तक प्रकाशन, मुद्रण, शिक्षा, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, मनोरंजन, शोध कार्यों के अनुप्रयोगों आदि में। कंप्यूटर की विशेषताएं: गति, शुद्धता, सक्षमता, स्मरण शक्ति। पांचवा, व्यापक उपयोगिता। छठवां, स्वचालन। छठवां, कंप्यूटर की सीमाएं: सोचने समझने का अभाव, बुद्धि का अभाव, कंप्यूटर वायरसों का खतरा। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। आठवां, कंप्यूटर तंत्र के मुख्य भाग हैं। सिस्टम यूनिट है, इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट। नौवां, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसका मुख्य कार्य प्रोग्रामों को क्रियान्वित करना है। 10वां है एलयू। यह यूनिट अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करने का कार्य करती है। 11वां है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। 12वां, आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। परम परम पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमता वाला बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है। मेमोरी कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह है, जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता के समय तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। मेमोरी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है: मुख्य मेमोरी, दूसरा है बाह्य मेमोरी। 16 पॉइंट। मुख्य मेमोरी को 2 भागों में विभक्त किया जाता है: अस्थायी मेमोरी रैम, अस्थायी मेमोरी रोम। 17वां, बिट मेमोरी को सबसे छोटी इकाई है। बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान 0 अथवा 1 होता है। बाइट 18वां है बाइट। बाइट 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। सामान्यतः एक कैरेक्टर, अंक या अक्षर को एक बाइट से व्यक्त किया जाता है। 19वां, किसी भी अंक प्रणाली का आधार रेडियस और बेस उस प्रणाली में कुल अंकों या प्रतीकों को बताता है। 20वां है द्विआधारी प्रणाली में 1 + 1 = 10 होता है। आधार को व्यक्त करने के लिए सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, अतः 1 = 10^2 लिखा जाता है। 21वां, द्विआधारी संख्या को दशमलव की संख्या में बदलने के लिए प्रत्येक बिट को उसके स्थान के भार वेट 1248 के साथ जोड़ा जाता है। 22वां है हार्डवेयर। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं व छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। 24वां, कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। 25वां, यूजर भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। 26वां, कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। 27वां, सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 28, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। धन्यवाद।